this session. So in this sheet today I will discuss with you some important points related to a poem essay on man. इस शीट में जो मैं डिस्कस करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि essay on man एक पोयम है और उससे रिलेटेड है, मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें और भी चीजें कवर की गई है, जैसे ऑगस्टन एज है या रोमांटिक एज है, उन चीजों को लेकर के भी बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड यू ऑल हैव टू गो विद दिस शीट। अगर पॉसिबल हो तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि ये समय नहीं है कि आप जो है इस शीट का नोट कर पाए। नोट करने का समय तो नहीं रह गया। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी इधर 5-6 दिन जो भी समय हमारे पास है, मैं ऐसे ही शीट लेकर के आऊंगा 11th आवर्स में और उस पे मैं आपसे बात करूंगा। तो लेट मी शेयर पीडीएफ फाइल। तो हियर यू फाइंड या हियर यू सी कि ये एक शीट है। इस शीट पर कुछ मैंने बात की हुई है। उसमें से सबसे पहला चीज कि आपके यहाँ एक पोएट है, उस पोएट का नाम अलेक्जेंडर पोप है और उनकी एक पोयम है जिसका नाम है एसे ऑन मैन। ये शीट जो है आपके अपने खुद की टीचर के द्वारा मेरे द्वारा तैयार की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हाली मुस्लिम पीजी कॉलेज, बीए फर्स्ट ईयर, इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर। और इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि ये जो शीट है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आने वाले समय में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अपियर होते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आपको ये बताना है कि जो लोग माइनर सब्जेक्ट लिए हुए हैं इंग्लिश, उनका भी पेपर जो है पोइट्री का होगा। उनका फर्स्ट सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मीन्स उनको भी इसी सेकेंड सेमेस्टर में मेजर के साथ जो आपका माइनर आपका है, माइनर वाले भी मेजर के साथ ही इसी पोइट्री को उनको पढ़ना। फर्स्ट सेमेस्टर से उनको कोई लेना देना नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू विच एज। अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते हैं। तो सीधे सीधे आपको आंसर बी वन का आंसर बी। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते हैं, तो अलेक्जेंडर पोप ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेटरी नोट्स मैंने तैयार किया है और उस एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आप ये देखेंगे कि काफी हद तक इसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन तो अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड है, लेकिन जो चारों एज है इससे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसको मैंने कवर किया है कि अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज। किस एज से? ऑगस्टन एज से। ऑगस्टन एज की डेट क्या है? 1700 टू 1745। 1700 से लेकर 1745 ईस्वी तक का जो पीरियड है इसको ऑगस्टन एज कहा जाता है। और ऑगस्टन एज रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया था, उसका भी यहाँ पर जिक्र है। द एज गॉट इट्स नेम एट द नेम ऑफ रोमन किंग ऑगस्टस। जो एज का नाम रखा गया किसके नाम पर? रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आज हम लोग जो है अलेक्जेंडर पोप का जो एसे है, एसे ऑन मैन कवर कर रहे हैं। और अलेक्जेंडर पोप का पहला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते हैं? ऑगस्टन एज से। ऑगस्टन एज की जो डेट है 1700 से 1745। ऑगस्टन एज रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया। द एज इज आल्सो नोन एज नियो क्लासिकल एज। ये जो ऑगस्टन एज है इसको हम नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो क्लासिकल एज। NEO नियो देन हाइफन क्लासिकल एज। आगे लिखा है द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज वन। इस एज की जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? हीरोइक कपलेट का यूज। तो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते हैं? ऑगस्टन एज से। उसकी डेट क्या है? 1700 से 1745। ऑगस्टन एज किसके नाम पर रखा गया? किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया। वो कहाँ के राजा थे? रोम के राजा थे। इस एज का दूसरा क्या नाम है? नियो क्लासिकल एज है। इस एज की खासियत क्या है? इस एज में हीरोइक कपलेट का यूज किया गया। हीरोइक कपलेट क्या है? एक तरह से जैसे कबीर के दोहे वगैरह हुआ करते थे, रहीम के दोहे होते, दोहा होता था जिसमें 2 लाइनों में पूरी बात होती थी, वैसे ही इंग्लिश में ऐसे ही लाइन को, ऐसे ही वर्ड्स लाइन को, ऐसी पोयम्स की लाइन को
हीरोइक कपलेट कहा जाता है। तो ये जो एज था किसके लिए एज था, इसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। जो भी बात लिखी गई सब दोहा के फॉर्म में लिखी गई है। इमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, और जो मानव स्वभाव है उसकी नकल की गई है। कोर्टली मैनर है, जो राज दरबारी जो किंग है, जो क्वीन है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रेजेंट किया गया है। करेक्टनेस पर बहुत जोर दिया गया है। करेक्टनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि हर चीज साफ सुथरा होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन में लिखा होना चाहिए। अगर नियम बनाया गया कि 2 लाइन में दोहा में कोई बात कहनी है तो केवल दोहे में ही बात कहनी है, और कोई तरीका आप नहीं ले सकते। तो आपने ये देखा कि इस एज की जो खासियत है, हीरोइक कपलेट का यूज है। इमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर है, जो मानव स्वभाव है उसकी नकल की गई है। कोर्टली मैनर है, जो राज दरबार के जो राजा रानी है उनका जो रहने का तरीका उसकी नकल की गई है। करेक्टनेस है, सारी चीजों को करेक्ट फॉर्म में रखने के लिए कहा गया है। और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रूल्स टू कंपोज द पोयम। पोयम को कंपोज करने के लिए कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, उन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो किया गया है। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रूल्स टू कंपोज द पोयम। पोयम को कंपोज करने के लिए कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है। ये था कि आपको उसे करना, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो बहुत स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो किया गया है। करेक्टनेस पर जोर दिया गया है, कोर्टली मैनर पर जोर दिया गया है, ह्यूमन नेचर पर जोर दिया गया है, हीरोइक कपलेट पर जोर दिया गया है। और इसी एज में जो है, अगर आप देखेंगे जो एज की हम लोग बात कर रहे हैं, पीरियोडिकल एज से आता है। इसी एज में जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज पेपर्स वगैरह आते हैं। कॉफी हाउस आता है, अगर आपको याद होगा बीए फर्स्ट ईयर में इन्हीं के समय के एक राइटर आपके यहाँ से जोसेफ एडिशन, सर रॉजर एट चर्च करके, वो मैंने आपको पढ़ाया था। जो इन्हीं के समय के राइटर थे, इन्हीं के, तो वो प्रोज में भी आप इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो जब आप अलेक्जेंडर पोप की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो आगस्टर एज से बिलोंग करते हैं। आगस्टर एज की डेट 1700 से 1745 है। उनका जो एज है रोमन किंग आगस्टस के नाम पर पड़ा हुआ है। उनका जो एज है नियो क्लासिकल एज के भी नाम से जाना जाता है। उसको नियो क्लासिकल क्यों कहा गया, क्योंकि जो क्लासिकल एज था वह किसको कहा जाता था, रोमन किंग आगस्टस का। क्योंकि रोम के जो राजा आगस्टस थे वो ईसा पूर्व बीसी से बिलोंग करते थे, तो उनका जो समय था वो क्लासिकल एज था। उनके समय के जो तौर तरीके थे पोयम्स लिखने का, पोयम्स को कंपोज करने का, उस तरीके को नए ढंग से अलेक्जेंडर पोप और उनकी टीम ने इंग्लैंड में फॉलो किया। इसलिए इनकी एज को नियो क्लासिकल भी कहा जाता है। क्लासिकल का एक नया रूप देखने को मिलता है। इनके समय जैसा बताया गया हीरोइक कपलेट का यूज है। हीरोइक कपलेट का मतलब कि पोयम जब दोहे की शक्ल में लिखी जाती है तो उसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। इमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव की नकल, कोर्टली मैनर की नकल, करेक्टनेस की नकल, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वगैरह, ये सब चीजें रही है। और जो चीजें की गई ज्यादातर प्रोसाइक लैंग्वेज और आर्टिफिशियल पोयम हमें देखने को मिलता है। ये बात किसको लेकर के बताई गई, अलेक्जेंडर पोप को। लेकिन इसी में एक और ऑप्शन दिया गया, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। वहां से भी क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा, तो वो भी जानना जरूरी है। जो नेक्स्ट एज है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी वाज द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एज रहा है। और यह एज कब से कब तक है, 1745 से 1785। अलेक्जेंडर पोप के बाद जो एज आता है इंग्लिश लिटरेचर में उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। और वह डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का भी एज रहा है। उसकी डेट क्या है, 1745 से 1785। दिस एज वाज फेमस फॉर द ओरिजिन ऑफ द नॉवेल। और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है वो किसके लिए फेमस रहा है, नॉवेल की उत्पत्ति इसी समय होती है। फोर वीक्स ऑफ द नॉवेल आते हैं। फोर वीक्स ऑफ द नॉवेल का मतलब नॉवेल के 4 बड़े राइटर इस समय आते हैं। यह एक जर्नल का एज है, मैगजीन का एज है। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में आती है। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में ब्रॉड बाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी इसी समय आती है। ही आल्सो रिलीज्ड 2 जर्नल। उन्होंने 2 जर्नल को भी रिलीज किया मार्केट में, जिसका नाम है द आइडलर एंड द रैम्बलर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द आइडलर और द रैम्बलर नाम का जर्नल किसने निकाला, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोज में पढ़ाया था। यहाँ पे ये बात इसलिए की जा रही कि जो राइटर, जो पोएट आपके यहाँ मौजूद है, उस पोएट के जो और भी उस समय के राइटर कंटेम्प्रेरी, थोड़ा उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अलेक्जेंडर पोप का जो एज है उसको
ऑगस्टल एज कहा जाता है। और ऑगस्टल एज के बाद जो एज आता है वो कौन सा एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। इसकी जो डेट है 1745 से 1785 है। दिस एज वाज फेमस फॉर द ओरिजिन ऑफ द नॉवेल। यह जो एज रहा है नॉवेल की ओरिजिन के लिए फेमस है। फोर वीक्स ऑफ द नॉवेल इसी समय आते हैं। जर्नल्स का एज, मैगजीन्स का एज था। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इसी समय आती है 1755 में। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी किसने लाया था, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और इसके अलावा इन्होंने दो जर्नल्स जो है द आइडलर एंड द रैम्बलर, इन्होंने ही रिलीज किया था। नेक्स्ट है एज ऑफ ड्राइडेन। अगर आप देखिएगा इसमें सी में ऑप्शन दिया गया एज ऑफ ड्राइडेन क्या है, उसके बारे में बात की जा रही है कि एज ऑफ ड्राइडेन आर रेस्टोरेशन एज। एज ऑफ ड्राइडेन को या ड्राइडेन के नाम पर रखा गया है और इसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। तो रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडेन का जो डेट है वो 1660 से 1700 है। इसका मतलब है कि अलेक्जेंडर पोप से पहले जो एज रहा है वह एज क्या था, एज ऑफ जॉन ड्राइडेन का था। और उस एज को क्या कहा जाता है, रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अलेक्जेंडर पोप से पहले जो बड़े राइटर थे वो जॉन ड्राइडेन थे। अलेक्जेंडर पोप के बाद जो बड़े राइटर थे वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे। और अलग अलग एज आप यहाँ देख रहे हैं। एज ऑफ ड्राइडेन और रेस्टोरेशन एज इज फेमस फॉर पोर्टली मैनर। या किसके लिए फेमस है, पोर्टली मैनर के लिए, हीरोइक कपलेट के लिए, आयरनी और सटायर के लिए फेमस है। रेस्टोरेशन कॉमेडी के लिए फेमस है, हीरोइक ट्रेजेडी के लिए फेमस है। अगर आता है रेस्टोरेशन कॉमेडी कब आई है, रेस्टोरेशन या एज ऑफ जॉन ड्राइडेन में आई हुई है। हीरोइक ट्रेजेडी कब आई है, हीरोइक ट्रेजेडी एज ऑफ जॉन ड्राइडेन में। और हीरोइक ट्रेजेडी को रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इसमें वैलर और लव की बात कही गई है। मैं जानना चाहता हूँ क्या इस तरफ ये जो पहला पेज है ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? मुझे आंसर दे सकता है? क्या ये तीनों एज आपको समझ में आ गया, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ जॉन ड्राइडेन और ऑगस्टन एज? इक्तदार, उमर, मोहम्मद सलमान, जो भी अभी शुरू से जैनब ने शुरू से ज्वाइन किया था, कल्ब जहरा, यू कैन पुट मैसेज। इक्तदार अली इज राइटिंग, यस सर, अलीना इज राइटिंग। ओके। सो ये सारा चीज रहा है और हम इस चीज को यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे कैसे ये चीजें रही है या हम इसे कैसे समझ सकते हैं। सो यू फाइंड की जो अगला पेज है उसमें क्या दिखाया गया कि द मास्टर पीस ऑफ ड्राइडेन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्राइडेन का सबसे बड़ा वर्क कौन सा था। द ड्राइडेन का सबसे बड़ा वर्क एप्सलम एंड एचिटोफेन जो 1681 में आया था। उसके बाद जो अगला एज है वो रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज कब से कब तक है, 1798 से 1837। आप सारे लोगों को डेट जरूर याद रखना। आप लोग बताइए रोमांटिक एज कब से कब तक है। रोमांटिक एज कब से कब तक है? रोमांटिक एज बताया नहीं गया, 1798 से 1837। जो रोमांटिक एज है वो 1798 से 1837 कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1837। ये 1798 से 1837 तक का जो पीरियड, इसको रोमांटिक एज कहा जाता है। इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ पोइट्री। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन एज ऑफ पोइट्री कौन था, रोमांटिक एज था। इस एज के बड़े पोएट कौन कौन से थे, वर्ड्सवर्थ आपके यहाँ सिलेबस में है, ये जरूर पूछा जा सकता है। वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज, एसटी कॉलेज का मतलब सैमुअल टेलर कॉलेज, रॉबर्ट साउदी, ये तीन राइटर जो है जो रोमांटिक एज के थे, वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज, रॉबर्ट साउदे, आर नोन एज लेक पोएट्स। इनको किसके नाम से जाना जाता है, लेक पोएट्स के नाम से जाता है। आप में से मुझे बता सकते हैं कि किनको किनको लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है? आपके सामने लिखा है, मैंने अभी पढ़ा है। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यू कैन ड्रॉप मैसेज चैट बॉक्स में।
उमम कह रहे हैं यस सर, समीर अली कह रहे हैं यस सर, रुश्ता कह रहे हैं यस सर। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं जो है उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको फिर से यहाँ से इरेज करके चीजों को बता दे रहा हूँ। और मैंने आपको ये बताया कि जो जॉन ड्राइडेन है वो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं और उसका जो डेट है 1660 से 1700। ये सारे एज आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जॉन ड्राइडेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है उसका नाम एब्सलम एंड एचिटोफेल है। ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, 1681 में पब्लिश हुआ है। रोमांटिक एज की डेट 1798 से 1837 है। ये जो पीरियड है कब से कब तक कवर करता है, 1798 से 1837। यह जो एज था गोल्डन एज ऑफ पोइट्री रहा है। इस एज के जो सबसे बड़े पोएट है वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदे रहे हैं। और इनको लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। लेक का मतलब यहाँ झील ना समझ लीजिएगा, इंग्लैंड में एक जगह का नाम, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और ये तीनों लोग उसी जगह या उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। दे आर आल्सो एड्रेस्ड ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। इन तीनों लोगों को ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स का सिंपल सा मतलब यही है कि वे लोग जो है क्या करते थे, एजेड पोएट थे, इसीलिए उनको ओल्ड जनरेशन, उम्र दराज थे, तीनों लोग एक ही ग्रुप में आते थे, इसीलिए उनको लेग पोएट्स के अलावा क्या और क्या कहा जाता, ओल्ड जनरेशन। ये आपको सब रटना पड़ेगा कि उनको कौन कौन से लोग ओल्ड जनरेशन में आए हैं, कौन से लेग पोएट्स में आए हैं, रोमांटिक एज की डेट क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने निशान भी लगा दिया जा रहा है। बस आपको ये वीडियो सुनना है, इस शीट का प्रिंट आउट लेकर के लर्न करना है। फिर आगे आपके सामने है कि जॉन कीट्स, पीबी शेली, ये भी रोमांटिक एज के पोएट्स हैं। जॉन कीट्स, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन आर नोन एज यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। इनको क्या कहा जाता है, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ नेचर। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस कौन पोएट ऑफ नेचर है, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ नेचर। ये प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति के उपासक का मतलब ये था कि इन्होंने जितना भी बात कही अपनी पोएम में, नेचर के बारे में लिखा। मैन एंड नेचर, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, मैन एंड नेचर किसकी पोएम का हिस्सा है, वर्ड्सवर्थ का। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, मैन एंड नेचर रिलेशनशिप। पैंथिज्म, पैंथिज्म का मतलब होता है कि गॉड इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज गॉड। पैंथिज्म का मतलब गॉड इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज गॉड। ईश्वर कण कण में मौजूद है, इसको क्या कहा जाता है, पैंथिज्म कहा जाता है। तो मैन एंड नेचर रिलेशनशिप, मैन एंड नेचर रिलेशनशिप, पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म, एक्सटर्नल इंटरनल, philosophical beauty of nature are the basic characteristics of his poetry। ये सब उनकी पोइट्री की खासियत है। किसकी पोइट्री की, वर्ड्सवर्थ की। तो ये जरूर पूछा जाएगा नेचर पोएट कौन है, वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। और किससे बिलोंग करते हैं, लेग पोएट्स में। लेग पोएट्स में कौन कौन आते हैं, एस.टी. कॉलरिज आते हैं, और कौन आते हैं, रॉबर्ट सदे आते हैं। रॉबर्ट सदे के अलावा और कौन आता है, वर्ड्सवर्थ आते हैं। एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों लोग, बहुत ही दोनों लोगों में गहरी दोस्ती थी। उसके बाद है वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, ही कंपोज्ड 523 सॉनेट्स। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ड्सवर्थ ने कितना सॉनेट से लिखा है, 523 सॉनेट से। उनके जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है उसका नाम है डडल सॉनेट। क्या नाम है, डडल सॉनेट, DUDDON। डडल एक नदी का नाम था, उस नदी के नाम पे उन्होंने 523 सॉनेट्स का कलेक्शन उन्होंने डडल सॉनेट के नाम से मार्केट में लाया था। हिज सॉनेट्स आर बेस्ड ऑन पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट। उनका जो सॉनेट है पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट है। याद होगा कि पोएट पेट्रार्च जो इटली के थे उनको फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। और सॉनेट का इंट्रोड्यूस जो है इंग्लैंड में किसने किया था, सर थॉमस यॉट ने किया था। सॉनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस यॉट। और उसके पूरी स्ट्रक्चर में चेंज किसने लाया था, हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने लाया था। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि ही कंपोज्ड 523 sonnets named Tuttle sonnets। These sonnets are based on Petrarchan model of sonnets। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलिज, वर्ड्सवर्थ और कॉलिज दोनों लोगों ने मिल करके एक कलेक्शन ऑफ द पोयम लिखा जिसका नाम है लिरिकल बैलाड। और एक कब आती 1798 में। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह पूछा जाएगा, लिरिकल बैलाड किसने लिखा है।
तो जो लिरिकल बैलाड्स है आ गया है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज ने मिल करके लिरिकल बैलाड्स लिखा जो 1798 ईस्वी में आया। इसके और कई वॉल्यूम आते हैं, पहला वॉल्यूम 1798 में आया। जब पहला वॉल्यूम आया था तो इसमें 23 पोएम्स का कलेक्शन था। कितनी पोएम्स का? 23 पोएम्स का। 23 पोएम में से 19 पोएम्स किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। 4 पोएम्स कॉलेज ने लिखा था। 19 पोएम्स किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और 4 पोएम्स कॉलेज ने लिखा था। यष्टी कॉलेज का मैं फिर से जानना चाहता हूँ, यू कैन ड्रॉप इन चैट बॉक्स, क्या ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. गिव मी क्विक रिस्पॉन्स। आपको ये काम ये करना है कि आज जब ये पूरा मैं पढ़ा लूंगा, इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका प्रिंट आउट ले करके आपको 10 क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन, हो सकता है 15 भी मिल जाए। एक एक अक्षर जो मैं बता रहा हूँ रट डालिएगा, तभी जाके आपका वो चीजें होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यष्टी कॉलेज, जो यष्टी कॉलेज, फिर आगे एक मैंने पॉइंट बताया हुआ है। अभी तक मैंने बताया क्या चीज बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट ऑफ नेचर है। उनकी पोइट्री में क्या है? पैंथिज्म है, मैन और नेचर रिलेशनशिप है। उनकी पोइट्री में मिस्टिसिज्म है। पैंथिज्म को लेके मैंने बताया ऑब्जेक्ट इज गॉड, गॉड इज ऑब्जेक्ट, मतलब ईश्वर कण कण में विराजमान है। मिस्टिसिज्म का मतलब यह होता है कि टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, जो है ऐसी चीज में यकीन करना जिसमें जो है जो हम अपनी नंगी आंखों से ना देख पाए। एक्सटर्नल और इंटरनल ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब होता है कि जो नेचर है उसका जो बाह्य रूप है, जो उसका आंतरिक रूप है, उन सबको प्रेजेंट किया गया, देखा गया। उसके बाद जो है आपको ये भी बताया गया कि फिलोसफिकल ब्यूटी ऑफ नेचर भी रहा है। उन्होंने 523 सॉनेट लिखा। उस सॉनेट को क्या कहा जाता है? डडन सॉनेट कहा जाता है। डडन नदी का नाम था। उनका जो सॉनेट है पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट पर आधारित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पोएट पेट्रार्च है उनको फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। वो इटली के थे जो है, और 14वीं शताब्दी में, तो उनको फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। ये सब मैंने आपको सॉनेट की जब बातें बताई थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सॉनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने किया है? सर थॉमस यॉट ने। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर थॉमस यॉट। हु इंट्रोड्यूस्ड सॉनेट इनटू इंग्लैंड? सर थॉमस यॉट। सॉनेट को इंग्लैंड में जिसने इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम क्या है? सर थॉमस यॉट है। और इन्होंने पेट्रार्चन मॉडल को ही फॉलो किया। वर्ड्सवर्थ का जो सॉनेट है वो भी पेट्रार्चन मॉडल पर है। पेट्रार्चन मॉडल में क्या क्या होता था? पेट्रार्चन जो सॉनेट होता है उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। मैं जानना चाहता हूँ ऑक्टेव क्या है और सेस्टेट क्या है? ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन स्टैंजा। सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन स्टैंजा। 8 लाइन की स्टैंजा को ऑक्टेव कहा जाता है और 6 लाइन की स्टैंजा को सेस्टेट कहा जाता है। ऑक्टेव एंड सेस्टेट। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने मिल करके कलेक्शन ऑफ द पोयम लिखा जिसका नाम लिरिकल बैलाड है, और यह 1798 ईस्वी में आता है। और यह जो 1798 ईस्वी में पहली बार लिरिकल बैलाड आया, इसमें 23 पोयम थी। 19 पोयम जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 पोयम कॉलेज ने लिखा था। फिर आपको बताया जा रहा है कि नेक्स्ट पैसेज जो यष्टी कॉलेज जो है, जो रोमांटिक एज के बड़े पोएट है यष्टी कॉलेज। यष्टी कॉलेज जो रोमांटिक एज के बड़े पोएट है, उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? फैंसी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ये भी पूछा जा सकता है कि गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी क्या है, इमेजिनेशन क्या है? कौन सी किताब में दिया है? बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया है। ये किताब कब आती है? 1817 में आती है। फैंसी मीन्स फिक्सिटीज। फैंसी का मतलब होता है जो चीज फिक्स है और जो डेफिनिट है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको फैंसी। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है फैंसी के लिए, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया? फिक्सिटीज, जो फिक्स है और जो डेफिनिट है। इमेजिनेशन के लिए उन्होंने कहा इमेजिनेशन डिसॉल्व करता है, डिफ्यूज करता है, डिसिपेट्स करता है। डिसॉल्व, डिफ्यूज और डिसिपेट्स का मतलब जो सारी चीजों में परिवर्तन ला देता है। इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो होता है वो सारी चीजों में क्या करता है? परिवर्तन ला जाता है। तो इमेजिनेशन जो है क्या है? इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स।
ही आल्सो कंपोज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एस टी कॉलेज ने कुछ पोयम लिखा जिसमें से एक पोयम का नाम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। क्रिस्टेबल उन्होंने लिखा, कुबला खान उन्होंने लिखा। ये सब उनकी पोयम, ये सब आपको लर्न कर लेना है। एस टी कॉलेज रोमांटिक एज के पोएट है। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्रिस्टेबल लिखा, कुबला खान लिखा, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखा, और ये किसके बहुत अच्छे दोस्त थे, वर्ड्सवर्थ के। वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया है, कॉलेज ने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री का जन्म दिया हुआ है। ही वॉज एन ओपियम ईटर, वो अफीम का सेवन करते थे बहुत ज्यादा, और जब अफीम पी लेते थे तो एक अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाते थे, तब पोयम को कंपोज करते थे। ही गेव सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, उन्होंने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को दिया। फिर एक राइटर जो ओल्ड जनरेशन में बचे थे, उनका नाम है रॉबर्ट सदे। रॉबर्ट सदे डाइड इन 1843। रॉबर्ट सदे की मौत 1843 ईस्वी में हुई है, और रॉबर्ट सदे लाउरिएट पोएट थे। उनके मरने के बाद जो है लाउरिएट पोएट कौन बनता है, वर्ड्सवर्थ बनते हैं। वर्ड्सवर्थ के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड्सवर्थ लाउरिएट पोएट कब बने, 1843 ईस्वी में। अगर आपके माइंड में आता होगा कि लाउरिएट पोएट कौन होता है, लाउरिएट पोएट वह होता है जो राजा के दरबार में रह करके कविताएं लिखता है, जिसको राज दरबारी कवि कहा जाता है। तो राजा के दरबार में इनको स्पेशल सम्मान मिला था। तो वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट सदे थे। रॉबर्ट सदे, एस टी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ ए लेट पोएट्स हैं, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स हैं। वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट सदे थे, 1843 तक थे। फिर रॉबर्ट सदे के बाद वर्ड्सवर्थ होते हैं, और वर्ड्सवर्थ जो है 1843 से 1850 तक जो है क्या रहते हैं, लाउरिएट पोएट रहते हैं। लाउरिएट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लर्न कर लीजिएगा। लाउरिएट पोएट के रूप में कौन रहता है, वर्ड्सवर्थ रहते हैं, 1843 से 50 तक लाउरिएट पोएट के रूप में वो थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि कीट्स वाज द पोएट ऑफ ब्यूटी। जो कीट्स है, इनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। अच्छा, कीट्स को लेने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप रोमांटिक एज में बात किए, वर्ड्सवर्थ की बात किए, एस टी कॉलरिज की बात किए, और इसके अलावा आपने बात किया रॉबर्ट सदे की, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो वर्ड्सवर्थ से ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको और चीजें छोड़ देनी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत छाड़ करके बनाया गया है। अब उसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है कि वर्ड्सवर्थ की दोस्ती किससे थी, एस टी कॉलरिज से थी। एस टी कॉलरिज सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिए, वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया है। आगे है कीट्स का। कीट्स वाज द पोएट ऑफ ब्यूटी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि पोएट ऑफ ब्यूटी किसको कहा जाता है, कीट्स को कहा जाता है। ही इज नोन एज किंग ऑफ ओड, उनको किंग ऑफ ओड के नाम से जाना जाता है। हिज फेमस कोटेशन इज, उनका जो फेमस कोटेशन है, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। ये भी पूछा जाएगा। एक एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, ये पूछी जाएगी तो इंशाल्लाह ये पूछा जाएगा कि ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ये किसने कहा। ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये किसने कहा है, ये सब का सब जो है जॉन कीट्स ने कहा है। तो जॉन कीट्स रोमांटिक एज के पोएट्स हैं, यंग जनरेशन ऑफ पोएट्स हैं। और यंग जनरेशन में कौन कौन लोग आते हैं, पीबी शेली आते हैं, जॉन कीट्स आते हैं, उसके अलावा और कौन आते हैं, लॉर्ड बायरन आते हैं। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, केवल और केवल जो है कीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी, और इनका ये पोयम आपके यहाँ है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न करके, सिलेबस में आपके यहाँ है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इनको किंग ऑफ ओड कहा जाता है। ओड मैं पहले भी आपको पढ़ाया हूँ। उनका फेमस जो कोटेशन है वो क्या है, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ही कंपोज्ड पोयम्स, उनका जो पोयम्स है कौन कौन सा है, ओ टू नाइटिंगेल। ये सब पोयम का नाम रख लीजिएगा, एक एक तो जरूर पूछा जाएगा किसने लिखा, या इनमें से इनका कौन सा पोयम नहीं रहा। उनकी जो पोयम है ओ टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न आपके सिलेबस में है, ओ टू साइकी, PSYCHE, ओ टू ऑटम ये है, ओ टू मेलंकली, ये सब आपको लर्न करना है। ही आल्सो कंपोज्ड फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन एंड हाइपीरियन, उन्होंने फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन लिखा है और हाइपीरियन भी लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है निगेटिव कैपेबिलिटी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है, एक कॉन्सेप्ट जो है कीट्स का है, निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स का कॉन्सेप्ट है।
तो यू फाइंड कि दीज थिंग की इसमें चीजें रही, ओ टू साइकी अल्दिसिंग, ओ टू मेलंकली, ही आल्सो कंपोज फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन एंड हाइपीरियन। पीबी शेली वॉज द रिवोल्यूशनरी पोएट ऑफ हिज एज। पीबी शेली अपने समय के क्रांतिकारी पोएट थे। पीबी शेली का पूरा नाम था पर्सी बाइशी शेली। तो पीबी शेली जो है क्या थे, एक क्रांतिकारी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोमांटिक एज का पोएट कौन था जो कि क्रांतिकारी पोएट था। ही कंपोज्ड पोएम्स, उनकी जो पोएम्स है, ओ टू द वेस्ट विंड, शायद आपके सिलेबस में भी है, ओ टू स्काई लार्क, ये सब उन्होंने लिखा। और एक एलिजी उन्होंने लिखा एडोनाइस। एडोनाइस जो एलिजी है किसकी डेथ पर है, जॉन कीट्स की डेथ पर है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एडोनाइस जो एलिजी है किसकी डेथ पर है, जॉन कीट्स की डेथ पर है एडोनाइस एलिजी। एडोनाइस एलिजी किसकी डेथ पर है, जॉन कीट्स की मौत पर। क्योंकि ये कीट्स के बोसम फ्रेंड थे। कीट्स की मौत इनसे पहले हो जाती है, बहुत कम उम्र में, 27 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में वो मरते हैं। तो जो जॉन कीट्स रहे हैं उनकी डेथ 27 साल में हो जाती है। और पीबी शेली उनकी मौत पर एक एलजी लिखते हैं जिसका नाम एडोनाइस है। एडोनाइस इज एन एलजी कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ किसका, एडोनाइस इज एन एलजी कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। इसके अलावा उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, किन्होंने, पीवी शेली ने, जिसका नाम है निसेसिटी ऑफ एथिज्म। ही कंपोज्ड निसेसिटी ऑफ एथिज्म। निसेसिटी ऑफ एथिज्म का मतलब होता है कि नास्तिकवाद की क्यों जरूरत है। उन्होंने, उनका विश्वास ईश्वर में, ईश्वर के घर में नहीं था, तो उन्होंने एक पूरा पैम्फलेट लिखा। उससे लोग नाराज हो गए और उनको इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि निसेसिटी ऑफ एथिज्म किसने लिखा, किसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, तो पीवी शेली। फॉर विच ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ही इलोप्ड विद मेरी शेली, और वो मेरी शेली के साथ भाग गए थे। मेरी शेली जो है डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ही इलोप्ड विद मेरी शेली, वो मेरी शेली के साथ भाग गए थे। और मेरी शेली किसकी बेटी थी, मेरी शेली वॉज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन। लॉर्ड बायरन एंड कीट्स वर बोसम फ्रेंड। लॉर्ड बायरन और कीट्स जो है बोसम फ्रेंड थे। लॉर्ड बायरन का एक पोयम है जिसका नाम है अरोरा ले, एक नॉवेल की शक्ल में अरोरा ले, मुझे लगता है कि LEIGN, अरोरा ले नाम का। अरोरा ले इनका एक वर्क है, ये लॉर्ड बायरन का है। लॉर्ड बायरन आपके यहाँ सिलेबस में नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा इनका जिक्र नहीं किया गया। किसका किसका जिक्र किया गया, जॉन कीट्स का, पीबी शेली का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, एसटी कॉलरिज का। उसके पहले रॉबर्ट सादे का जिक्र किया गया, जॉन ड्राइडेन का जिक्र किया गया। और आपके यहाँ अलेक्जेंडर पोप तो सिलेबस में है ही है, आज उन्हीं का ही टर्न है, उन्हीं को लेकर के बात की जा रही है। लेकिन अलेक्जेंडर पोप से जुड़ी हुई कई चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना था, इसलिए हम लोगों ने उसको किया हुआ है यहाँ पर। द फ्रेंच रिवोल्यूशन, इस ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब आया था। जो रोमांटिक एज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस रोमांटिक एज में आने में कई चीजों का योगदान रहा, उसमें एक योगदान फ्रेंच रिवोल्यूशन का। द फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोकन आउट इन 1789। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1780 में आया था। इसका जो स्लोगन था क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी इसका स्लोगन है। इसके अलावा रूसो है। रूसो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि रोमांटिक एज के आगमन में बड़ा योगदान रहा। तो रूसो जो आप कह सकते हैं कि ही वाज अ फ्रेंच फिलोसफर। उन्होंने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का किताब लिखा और उन्होंने स्लोगन दिया, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर वापस लौटो, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेन्ड एवरीवेयर। ये रिटर्न टू नेचर पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिए, रिटर्न टू नेचर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पता हो गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया है, 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन स्लोगन क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। दूसरे बड़े राइटर कौन है, रूसो है। रूसो ने क्या लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखा। उन्होंने क्या किया, इन्वोक किया लोगों को, जिसपे रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंज्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट है विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन रोड पॉलिटिकल जस्टिस। विलियम गॉडविन ने पॉलिटिकल जस्टिस नाम का किताब लिखा। विलियम गॉडविन ने जो किताब लिखी उसका क्या नाम है, पॉलिटिकल। ये भी चीज पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विलियम गॉडविन की बेटी ही थी जिसके साथ, उसका नाम क्या था, मेरी शेली, ऊपर मैंने बताया था। उसके साथ पीबी शेली इलोप कर गए थे, भाग गए थे।
शेली का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा फेमस है, पूछा जाता है, इफ विंटर कम्स शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। क्या जब जो है विंटर आता है तो उसके पीछे पीछे बसंत ऋतु भी आती है? ये उनका बड़ा फेमस कोटेशन है। और एक उनका फेमस कोटेशन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट गिव द सैडेस्ट हार्ट। हमारे मधुर गीत वो है जिस जो दुख भरे संगीत को जन्म देते हैं। तो ये दो कोटेशन उनका है जो आपको वो करना है। और आपको ये भी पता है कि वो रिवोल्यूशनरी पोएट थे, और वो जो है रोमांटिक एज के सबसे बड़े लिरिसिस्ट थे। अगर एक क्वेश्चन आता है कि रोमांटिक एज के सबसे बड़े लिरिसिस्ट कौन थे, तो पी बी शेली। किसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था? पीबी शेली को। और वो रिवोल्यूशनरी पोएट थे। वो किसके साथ भाग गए थे? मेरी शेली के साथ। मेरी शेली किसकी डॉटर थी? विलियम गॉडविन की। विलियम गॉडविन ने कौन सा किताब लिखा? पॉलिटिकल जस्टिस लिखा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है। उन्होंने और क्या कहा? रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंज एवरीवेयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया? 1789 में आया। उसका स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यहाँ पे हर लाइन में क्वेश्चन है, हर लाइन में पॉइंट है। बस आपको ध्यान से अगर आपने कवर कर लिया तो बहुत कुछ आप कर ले जाएंगे। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि वर्ड्सवर्थ गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट वर्ड्सवर्थ ने दिया है। किसमें दिया हुआ है? प्रीफेस टू लिरिकल बायलार्ड में। प्रीफेस टू लिरिकल बायलार्ड कब आया? 1800 ईस्वी में। अगर कोई पूछता है कि पोएटिक डिक्शन या डिक्शन क्या है, डिक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हम किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, हम किस तरह के शब्दों का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? डिक्शन कहा जाता है। तो जो पोएटिक डिक्शन है वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। और यह जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसमें आप ये चीज देखते हैं, ये चीजें रही है। तो यू फाइंड कि वर्ड्सवर्थ गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन इन प्रीफेस टू लिरिकल बायलार्ड 1800। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? पोएट द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। ये उनका कोटेशन है वर्ड्सवर्थ का। उन्होंने ये भी कहा कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री जो है यह एक तरह का शानदार बहाव है जिसका इमोशंस का, और इसका जन्म तब होता है, इस ओरिजिन, इसका जन्म तब होता है जब इमोशन जो है क्या होती है? ओवरफ्लो होने लगती है, और हम इसको एकांत में रिकलेक्ट करते हैं शांतिपूर्ण वातावरण में। पोइट्री इज द काउंटिनेस ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। पोइट्री ज्ञान की सारी जितनी विधाएं हैं उसकी माँ है, या उसका उसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ के ऊपर सबसे बड़े क्रिटिक कौन है? सीएम बावरा। सीएम बावरा जो है वर्ड्सवर्थ के ऊपर सबसे बड़े क्रिटिक। सीएम बावरा इज अ वेल नोन क्रिटिक ऑन वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, और ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए? आप मैसेज मुझे चैट बॉक्स में कर सकते हैं। अलबुशरा ने लिखा, सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है। हम ओड के बारे में हमें ओड के बारे में बता दीजिएगा कि स्टॉप, एंटी स्टॉप और इम्पोर्ट एक बार फिर से बता दीजिएगा। सर पोएटिक डिवाइस बता दीजिएगा। पाकिजा फिरदौस, यस सर, यस सर। अरीबा फिरोज, यस सर। यास्मीन खातून, यस सर। ठीक है, ठीक है। नाउ यू फाइंड कि आगे जो है इसी उसी एज का एक और पॉइंट है। वह किससे रिलेटेड है? चार्ल्स लाइफ से रिलेटेड है। चार्ल्स लाइफ आपने बीए फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है पढ़ा है, ड्रीम चिल्ड्रन शायद था। तो चार्ल्स लाइफ पर्सनल और इनफॉर्मल एसेइस्ट। जो चार्ल्स लाइफ है वो पर्सनल या इनफॉर्मल एसेइस्ट है, जो रोमांटिक एज में ही आए हुए हैं। इज नोन एज प्रिंस एमंग एसेइस्ट। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा जाता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एसेज ऑफ इलिया है, इज इज मास्टरपीस। और ह्यूज वाकर गिव द टाइटल प्रिंस एमंग एसे। इसको जो टाइटल प्रिंस एमंग एसे इसका दिया गया किसके द्वारा? ह्यूज वाकर के द्वारा। HUGHWANKER। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ हल्का ब्लर कर रहा है, बहुत आपको क्लियर हो सकता है, ना नजर आता है। तो अभी जो नेक्स्ट पैसेज वो किसको लेकर के? चार्ल्स लाइफ को लेकर के। चार्ल्स लाइफ रोमांटिक एज के बड़े सहित थे। रोमांटिक एज की डेट क्या है? 1798 से 1837।
1798 को क्यों माना जाता है? 1798 को इसलिए माना जाता है कि इसी समय जो है लिरिकल बायलाट पब्लिश हुआ था। 1837 को क्यों माना जाता है? क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया मरी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1798 में क्या पब्लिश हुआ था? एल से लिरिकल, बी से बायलाट पब्लिश। 1837 में क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया डाइड। क्यू से क्वीन, वी से विक्टोरिया, डी से डाइड। तो आपको ये डेट भी पता चल जाएगी कि हाँ क्या क्या चीजें रही है। इस एज के हम लोग एसेइस्ट के बारे में बात करें, इस एज के जो सबसे बड़े एसेइस्ट है उनका क्या नाम है? चार्ल्स लैम्ब है। और जो चार्ल्स लैम्ब है वो रोमांटिक एज के कैसे एसेइस्ट है? पर्सनल एसेइस्ट है। पर्सनल का मतलब उन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में बात किया है। उनका जो सबसे बड़ा कलेक्शन ऑफ एसे है वो एसेज ऑफ इलिया है। इनको जो है प्रिंस एमंग एसेइस्ट भी कहा जाता है। और ये टाइटल किसने दिया? ह्यूज वॉकर ने दिया। उनका एक बहुत फेमस एसे है ड्रीम चिल्ड्रन। कौन सा है? ड्रीम चिल्ड्रन। उसके बाद आप देखते हैं कि उस रोमांटिक एज के नॉवेल के बारे में बात की जा रही है कि थॉमस डी क्विंसी जो है, एक और क्रिटिक आए थे थॉमस डी क्विंसी। उन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा। उनका नाम क्या था? थॉमस डी क्विंसी, THOMAS, थॉमस डी क्विंसी, QUINCY। थॉमस डी क्विंसी डिवाइडेड लिटरेचर इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। उन्होंने उसको लिटरेचर ऑफ नॉलेज में बांटा और किस में बांटा? लिटरेचर ऑफ पावर में बांटा हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक नॉवेल वाज पॉपुलराइज्ड बाय जेन ऑस्टिन। उस समय का जो नॉवेल था, एक फॉर्म ऑफ नॉवेल है जो डोमेस्टिक नॉवेल है, इसको किसने पॉपुलर बनाया था? जेन ऑस्टिन ने बनाया इन रोमांटिक एज। और शी रोड, उसने लिखा एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉट नेचर अवे, गर्ल्स इन पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये सब। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि डोमेस्टिक नॉवेल को किसने पॉपुलर बनाया है, तो डोमेस्टिक नॉवेल को जो पॉपुलर बनाया है वो जो है जेन ऑस्टिन ने बनाया, एक बड़ी राइटर है। हिस्टोरिकल नॉवेल को किसने पॉपुलर बनाया है? हिस्टोरिकल नॉवेल को सर वाल्टर स्कॉट ने बनाया। वैसे ये क्वेश्चन आना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आप उस एज के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ल्स लैम्ब है, डोमेस्टिक नॉवेल, ये सब चीजें थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जितनी बातें कही गई पोएट को लेकर के वो सब सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हिस्टोरिकल नॉवेल के सबसे बड़े राइटर है उनका नाम सर वाल्टर स्कॉट है। उन्होंने द तलिस्मान लिखा, इवागो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 से आप सीधे और आप देखेंगे कि किससे जुड़ा हुआ? अलेक्जेंडर पोप से जुड़ा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन अलेक्जेंडर पोप के आपको लर्न करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप। इनमें से कौन सा वर्क अलेक्जेंडर पोप का नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सी, सॉरी 2 का सी नहीं, 2 का एफ, ओड ऑन ग्रेसियन अर्थ। अभी मैंने बताया था ओड ऑन ग्रेसियन अर्थ किसका है? कैन राइट इन चैट बॉक्स, आपके यहाँ सिलेबस में भी है ये। ओड ऑन ग्रेसियन अर्थ किसका है? नीचे आंसर दिया है तब भी इतना देर लगा। ओड ऑफ ग्रेसियन अर्थ इज एन ओड ऑफ कीट्स, ये कीट्स का ओड है। ओड ऑफ ग्रेसियन अर्थ इज एन ओड ऑफ कीट्स। बाकी उनका कौन कौन सा वर्क है? एसे ऑन मैथ, या क्या सिलेबस में है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म भी उनका पोयम है, डंसियार्ड भी उनका पोयम है, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट भी उनका पोयम है। द रेप ऑफ द लॉक बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है द रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा है? इसको जो है अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। और एक किसका एग्जांपल है? मॉक एपिक का एग्जांपल है, जिसको आप रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। द रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? मॉक एपिक का एग्जांपल। द रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ मॉक एपिक। एपिक और मॉक एपिक में क्या अंतर होता है? एपिक में सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है और सीरियस प्रेजेंटेशन होता है। जो एपिक होगा उसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर, सीरियस प्रेजेंटेशन। और एपिक के बारे में क्या है? एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। मॉक एपिक में क्या होता है? मॉक एपिक में प्रेजेंटेशन तो सीरियस होगा लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? माइनर होगा, रिडिकुलस होगा। ये चीज होता है, ये चीज होता है। ओड क्या है? ओड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। इसमें जो है ओड में चीजों को एड्रेस किया जाता है, किसी के बारे में लिखा जाता है, किसी को लेकर के लिखा जाता है। और उसमें प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है और ये लिरिक्स से बड़ा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है
लिरिक क्या है? लिरिक जो होता है एक ग्रीक वर्ड लायर से आया, कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको लिरिक कहा जाता है। तो चूंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मॉक एपिक से रिलेटेड है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर दे रहा हूँ। मॉक एपिक, द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक हीरोइक पोयम। जो रेप ऑफ द लॉक है, यह किसका कौन सा पोयम है? मॉक हीरोइक पोयम है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाई बर्लेस्क, यह हाई बर्लेस्क का एग्जाम्पल है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। हाई बर्लेस्क का मतलब क्या होता है? हाई बर्लेस्क का मतलब ये होता है कि वह चीज जो नकल की गई हो, जो कि किसी डुप्लीकेट चीज की तैयार की गई हो, लेकिन वह डुप्लीकेट चीज जो हाई कैटेगरी में आता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई बर्लेस्क। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली, कह रहे कि ये सबसे पहली बार जब पब्लिश हुआ तो बगैर जो है नाम के पब्लिश हुआ था। इन लिंटॉर्स मिसलेनियस, लिंटॉर्स मिसलेनियस पोयम में पब्लिश हुआ था। एंड ट्रांसलेशन, और कब आया था? 1712 में। आपसे ये डेट जरूर पूछी जा सकती है कि रेप ऑफ द लॉक कब पब्लिश हुआ था? 1712 में। कितने कैंटोज में था? 2 कैंटोज में। कैंटोज क्या होता है? जो पोयम्स होती है उसका छोटा छोटा डिवीजन होता है। और रेप ऑफ द लॉक दोबारा जो है, और जब पहली बार पब्लिश हुई थी 334 लाइन थी। और रिवाइज एडिशन, इसका दोबारा रिवाइज एडिशन आता है जिसका नाम था रिटन बाय मिस्टर पोप, फॉलोड इन मार्च 1714। दूसरा एडिशन 1714 ईस्वी में आता है और इसमें 5 कैंटोज में होता है। पहली बार 2 कैंटोज में 334 लाइन में और 1712 में। दोबारा 1714 में आता है, 5 कैंटोज में आता है, 794 लाइन होती है। इट्स थीम इज द कटिंग डाउन, इसका जो थीम है वह क्या है? कटिंग डाउन ऑफ द लॉक ऑफ बिलिंडा। इसकी हीरोइन जो है बिलिंडा है, उसके बाल को जो है कौन काट देता है? लॉर्ड पीटर काट देते हैं। बिलिंडा का जो रियल नेम है अराबेला फर्मर। बिलिंडा का जो रियल नेम है अराबेला फर्मर है। तो उसके लॉक को, उसके जूड़े को जो है ये काट देते हैं। बस ये समझिए उसके जूड़े को काटने की वजह से पूरा मॉक एपिक लिख दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट पोप? इनमें से कौन पोप के बारे में नहीं है? ही वॉज बॉर्न ऑन 21 May 1688, ये बात सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका जन्म 21 मई 1688 को हुआ, सही है। ही डाइड ऑन 13 May 1744 एट द एज ऑफ 56, ये भी सही है। 13 मई 1744 को उनकी मौत हुई थी, ये भी बात सही है। ही वॉज बरीड एट पिकेनहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड, एट सेंट मेरीज चर्च, ये बात भी सही है। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, ये गलत है। सही क्या है? ही वॉज बॉर्न इन लंदन, इंग्लैंड। उनका वो अमेरिका में नहीं पैदा हुए थे, इंग्लैंड के लंदन में पैदा हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको ये भी पता चल गया कि वो कब पैदा हुए, 1688 में। मौत कब हुई है? 1744 में, 56 साल की उम्र में। कहाँ पैदा हुए हैं? लंदन, अमेरिका में। कहाँ दफनाए गए हैं? ट्यूकेनहाम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड, सेंट मेरीज चर्च। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन आकर। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कब घटित हुआ था? 1688 में। ये एक घटना थी और इसको ग्लोरियस या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड के राजा को गद्दी से हटाया गया बगैर किसी खून खराबे के, इसीलिए इसको ब्लडलेस, बगैर खून बहाए हुए इंग्लैंड के राजा को गद्दी से उतार दिया जाता है, इसीलिए इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, या इसको महान क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पहले भी एक राजा चार्ल्स फर्स्ट को हटाया गया था, लेकिन उनको हटाने में जो है क्या किया गया, तो उनकी हत्या कर दी गई थी, और वो घटना 1649 ईस्वी की है। तो उसमें खून खराबा हुआ, और जब दोबारा राजा को हटाया गया खून खराबा नहीं हुआ, और ये घटना 1688 की है, इसीलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा गया। इसका आंसर क्या है? 1688 इन द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ, और ये कब हुआ था ग्लोरियस रिवोल्यूशन? नवंबर 1688 में। जिस राजा को हटाया गया वो कौन कौन से थे? जेम्स सेकेंड एंड जेम्स सेवेंथ। दो राजाओं को हटाया गया, जेम्स सेकेंड और जेम्स सेवेंथ को गद्दी से हटाया गया था, जो कहाँ के राजा थे? किंग ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के। 3 राष्ट्रों, चूंकि पहले 3 राष्ट्रों को मिलाकर के यूके कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम। वाज डिस्पोज, डिपोज मतलब गद्दी से हटाना, इनको डिपोज किया गया एंड रिप्लेस्ड बाय हिज डाटा। और जब इनको हटाया गया तो उसके बाद गद्दी पर कौन आता है? मेरी सेकेंड, उनकी बेटी मेरी सेकेंड, एंड हर हस्बैंड मतलब उनके दामाद आते हैं, जिनका नाम था विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज।
ये दो लोग आते हैं, मेरी सेकेंड एंड विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज आते हैं। रूलर ऑफ द डच रिपब्लिक थे। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन हैम्पडेन। कह रहे कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? जॉन हैम्पडेन ने इन लेट 1689 1689 ईस्वी में यूज किया था। किंग वाज डिपोज, किंग को जो है डिपोज किया गया विदाउट एनी फाइटिंग, बगैर किसी लड़ाई के और हत्या के। दिस इज वाई इट इज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, इसकी वजह से इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस 1649 1649 ईस्वी, उसके पहले की बात बता रहे जो मैंने डिस्कस किया था। इस 1649 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट को डिपोज कर दिया गया था एंड एसोसिनेटेड, उनको हत्या करके किया गया था। इसके पहले भी एक राजा को जिसका नाम चार्ल्स फर्स्ट था, उनको गद्दी से हटाया गया था और वो घटना 1649 की, लेकिन उनका हत्या कर दिया गया था। 1642 में थिएटर को बंद कर, थिएटर का मतलब जहाँ ड्रामा परफॉर्म होता है उसको थिएटर कहा जाता था। आज की तरह थिएटर नहीं, आईनॉक्स वगैरह की तरह नहीं, पहले थिएटर दूसरी तरह का होता था। तो 1642 में थिएटर को क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। और 1660 में थिएटर को दोबारा खोला गया था। ये सब पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए। मैं इतना जानना चाहता हूँ, क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है? मैंने जितनी चीजें यहाँ पे आपको बताई सारी चीजें क्लियर है? यस सर। यू कैन पुट इन चैट बॉक्स। एक तो आपको मैंने क्या यस बताया, सर। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया। मैंने अलेक्जेंडर पोप के जन्म के बारे में, उनकी डेथ के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कैसे मरे, उनको लेकर के बात की गई। अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क रेप ऑफ द लॉक है उसको लेकर के बात की गई है। वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, वीडियो यूट्यूब पर भी पड़ा रहेगा, मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, आज ही मैं भेज दूंगा। अगर मैंने बताया, अगर आप इतना सही से कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 10 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कवर कर पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हु परफेक्टेड हीरोइक कपलेट? हीरोइक कपलेट को किसने परफेक्ट किया? इसका सिंपल सा आंसर है अलेक्जेंडर पोप ने। अगर क्वेश्चन आता है हीरोइक कपलेट को किसने परफेक्शन दिया तो अलेक्जेंडर पोप ने। लेकिन हीरोइक कपलेट से जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? अलेक्जेंडर पोप परफेक्टेड हीरोइक कपलेट, अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट किया। ड्राइडेन मेड इट पॉपुलर, ड्राइडेन ने इसको प्रसिद्ध किया। और जेफरे चॉसर ने इसको पहली बार यूज किया। तो हीरोइक कपलेट से जुड़े हुए 3 लोग हैं जो आपको नाम ध्यान में रखना है। अलेक्जेंडर पोप ने परफेक्ट किया। अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते हैं? ऑगस्टन एज से या नियो क्लासिकल एज से? जॉन ड्राइडेन ने पॉपुलर किया, किस एज से बिलोंग करते हैं? रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। 1660 से 1700 उनका समय है। अलेक्जेंडर पोप के एज का क्या समय है? जॉन ड्राइडेन के बाद आता है, 1700 से 1745 आता है। तो जो अलेक्जेंडर का समय है वो 1700 से 1745, ए से अलेक्जेंडर पोप। उसके पहले का क्या समय था? 1660 से 1700। ये किसका है? जॉन ड्राइडेन, जे का है। तो ये समय आप जितना समय नोट कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, या जितना आप दिमाग में बैठा लेंगे। और जो जियोफ्रे चॉसर है उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, अंग्रेजी कविता का पितामह, पिता कहा जाता है। जियोफ्रे चॉसर ने पहली बार जो है क्या किया हुआ है, हीरोइक कपलेट का यूज किया है अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। इसको नोट कर लीजिएगा, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, WOMEN, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में उन्होंने इसको यूज किया हुआ। ये सब पोएटिक डिवाइसेस अब चल रहा है। अभी अलबुशरा ने पूछा था सर पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बता दीजिएगा, ये उसी का एक हिस्सा है छोटा सा। उसके बाद है क्वेश्चन की व्हाट इज सेजरा? सेजरा क्या है? सेजरा या आर पास, यही चाहे उसको आप सेजरा वर्ड यूज करिए चाहे पास, सेजरा या पास जो है कामा की तरह यूज किया जाता है। तो इसमें जो ये पंक्चुएशन मार्क है और इसमें जो ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये सी वाला सही है, कामा वाला। जो सेजरा या पास है ये कामा की तरह यूज किया जाता है। और उसमें आप देखेंगे आंसर दिया गया है कि सेजरा ब्रैकेट में कामा लिखा गया है, इस मार्क ऑफ पंक्चुएशन या पंक्चुएशन का मार्क है इन द फॉर्म ऑफ कामा, कामा के फॉर्म में।
यूज्ड इन हीरोइक कपलेट या हीरोइक कपलेट भी यूज किया जाता है, और ये ठहराव के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए उसको पास कहा जाता है। पास माने ठहरना। इट इज ऑफन यूज्ड आफ्टर 5 सिलेबल, ये ज्यादातर कब यूज किया जाता है? 5 सिलेबल के बाद यूज किया जाता है। सिलेबल मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हीरोइक कपलेट में 10 सिलेबल होता है, 5 फीट होता है। जब फाइव जब जब 5 सिलेबल कंप्लीट होता है तब सिजरा या पास का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लैटिन वर्ड एपिस्टल रिफर्स टू। जो लैटिन वर्ड एपिस्टल है उसका क्या मतलब? उसका मतलब है लेटर। लैटिन वर्ड एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। इस चीज ध्यान में रखिएगा। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि लैटिन वर्ड एपिस्टल का क्या मतलब है? लेटर। प्री रोमांटिक पोएट्स इमर्ज इन विच एज? प्री रोमांटिक पोएट्स किस एज में आए थे? एज ऑफ पोप के समय में। रोमांटिक एज से या रोमांटिक पोएट से पहले एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था जो कि अलेक्जेंडर पोप के समय आते हैं, उनको प्री रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। और वो कब आते हैं? एज ऑफ पोप में। आंसर तो मैंने एक्सप्लेन किया है। एज ऑफ पोप में द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले प्री रोमांटिक पोएट कौन है? जेम्स थॉमसन है। हु कंपोज द सीजन, जिन्होंने द सीजन नाम का पोयम लिखा। कलेक्शन ऑफ द पोयम है जो 1726 में लिखना शुरू करते हैं, 1730 में कंप्लीट होता है। और एक कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। इन इट ही डिपिक्टेड एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, इसमें उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया है। अदर पोएट्स वर विलियम विलियम कॉलिंस। जो दूसरे प्री रोमांटिक पोएट्स हैं उनका नाम विलियम कॉलिंस है, थॉमस ग्रे है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है। याद होगा थॉमस ग्रे का एलजी रिटेड इन अ कंट्री चर्चयार्ड आपके यहाँ है। विलियम कॉलिंस का आपके यहाँ नहीं है, उन्होंने एक पोयम लिखा था वो रीडिंग है। ओलिवर गोल्डस्मिथ का डिजर्टेड विलेज है। लेकिन ये चीज जरूर पूछा जा सकता है कि प्री रोमांटिक पोएट्स किस एज में आते हैं? एज ऑफ पोप में आते हैं। पहला प्री रोमांटिक पोएट कौन है? जेम्स थॉमसन है, उन्होंने क्या लिखा? द सीजन लिखा। एक कलेक्शन ऑफ द पोएम 1726 से 30 है। इन इट ही डिपिक्टेड एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया है। अदर पोएट्स वर विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये चीजें रही। आज की लास्ट शीट पे हम लोग बात करें, क्वेश्चन 10 है, Which of the following is not true about the poem and essay on man? करें जो poem essay on man है, इसमें क्या चीज सत्य नहीं है? And essay on man is a philosophical poem, सत्य है। essay on man जो है philosophical, ये सारा ये poem आपके यहाँ है, क्योंकि अब इतना समय नहीं कि हम poem की एक एक लाइन पढ़ाए, लेकिन आप लोग किताब में से पोयम का लाइन आज मतलब लाइन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, एक बार उसका लाइन देख लीजिएगा। तो जो पोयम है एंड ऐसे ऑन मैन इज अ फिलोसफिकल पोयम या फिलोसफिकल पोयम है। इन हीरोइक कपलेट में बिटवीन 1732 से 1734, 1732 से 1734 में ये लिखा गया था। एंड ऐसे ऑन मैन एक फिलोसफिकल पोयम है, और किसमें लिखा गया? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। कब लिखा गया? 32 से 34 के बीच में। इट अटेम्प्ट्स टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसका प्रयास यह है कि यह बताए ईश्वर ने हम इंसानों के प्रति कैसा न्याय किया। इट अटेम्प्ट्स, इसका प्रयास है, टू विंडिकेट, या बताए या जस्टिफाई करे गॉड का क्या न्याय आदमी के प्रति रहा है। द पोयम इज नॉट सोनली क्रिस्टियन, ऐसा नहीं कि पोयम केवल क्रिस्टियन पोयम है। However, it assumes that man has fallen and must seek his own solution, बल्कि ये बताता है कि आदमी जो है क्या हुआ, आदमी का पतन हुआ और उसको उसको जो है क्या करना, अपना खुद मुक्ति का रास्ता ढूंढना। ये बात भी सही है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 एपिस्टल्स, इसमें 4 एपिस्टल, देखिए यहाँ पे एपिस्टल वर्ड आया, एपिस्टल वाले लेटर। अगर ये आता है इसमें कितने लेटर का यूज किया गया? 4 एपिस्टल का। और किसको एड्रेस किया गया था? लॉर्ड बॉलिंगब्रोक। ये यूजीसी नेट पे पूछा जा सकता है। कितने इसमें एपिस्टल्स है? 4 एपिस्टल्स है लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को। इट प्रेजेंट्स एन आइडिया ऑन पोप्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और यह बताता है कि पोप का जो व्यू ब्रह्मांड को लेकर के बात सही है। और एक लाइन इसकी, ये लाइन भी पूछी जा सकती है, नो देन दाई सेल्फ, पहले अपने बारे में जानो, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, गॉड को जज करने की कोशिश ना करो, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, आदमी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, आदमी खुद अपना अध्ययन करे, यही प्रॉपर स्टडी है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? उसी पोयम से ली गई है, बड़ा सही है। इट इज रिटन इन फ्री वर्स, ये गलत है। इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, इसमें पहले ही बता दें फ्री वर्स में नहीं लिखा गया बल्कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया। और ये फ्री वर्स सब लिटरेरी डिवाइसेस है या वो सब चीजें हैं, उसको हमें समझना है जो अभी अलबुशरा पूछ रही है।
तो फ्री वर्स के बारे में भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट या हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। फ्री वर्स वाज एन आइडियल मीटर ऑफ मॉडर्न एज। जो फ्री वर्स है वह मॉडर्न एज का आइडियल मीटर है। मॉडर्न एज की जो डेट है 1901 से लेकर 1945। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मॉडर्न एज। फ्री वर्स आइडियल मीटर है मॉडर्न एज का। इट वॉज फर्स्ट यूज बाई वाल्ट व्हिटमैन। इसको पहले किसके द्वारा यूज किया गया? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा यूज किया गया। किसने? लीव्स ऑफ ग्रॉस में। इट हैज इरेगुलर मीटर। इसमें इरेगुलर मीटर है, इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म है और इरेगुलर रिदम है। इट इज आल्सो नोन एज वर्स लिब्रा और ओपन फॉर्म। इसको वर्स लिब्रा या ओपन फॉर्म के नाम से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्री वर्स को फ्रेंच में क्या कहा जाता है? फ्री वर्स को फ्रेंच में वर्स लिब्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्स लिब्रा। VERAC, वर्स लिब्रा, LIBRA। और किसमें कहा जाता है? फ्रेंच। इसको वर्स लिब्रा या ओपन फॉर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ओड टू द वेस्ट विंड इज कंपोज्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओड टू द वेस्ट विंड किसमें कंपोज किया गया? टर्जा राइमा। ओड टू द वेस्ट विंड किसका पोयम है? पीबी शैली का। अभी पीछे डिस्कस किया गया था। ओड टू द वेस्ट विंड जो है पीबी शैली का है। इसी में उन्होंने कहा इफ विंटर कम्स शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर जाड़ा आता है क्या उसके बाद बसंत ऋतु भी आती है? जाड़ा दुख का प्रतीक है, बसंत ऋतु सुख का। अगर दुख होता है तो क्या सुख की घड़ियां भी आती है? फिर है ओ टू द वेस्ट विंड किसमें लिखा गया? टर्जा राइमा। टर्जा राइमा को एक्सप्लेन किया गया। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म है और कितने लाइन में होता है? 3 लाइन्स में होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कुछ जो क्वेरीज है जो मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का हो तो माइक को म्यूट करके जो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हैव यू एनी क्वेरी? कुछ बुशरा ने बताया था कि वोट को लेकर के उसने कहा था। बुशरा, आर यू देयर? महक हैज रेज्ड हर हैंड। महक, हैव यू एनी क्वेरी? अफान, महक, जैनब, शबाना, रुश्ता, मोहम्मद समथिंग, सलमान, पाकिजा, यास्मीन, एमबी, कल्ब, जहरा, इक्तदार। किसी का कोई क्वेरी? खैर, एक मैं शेयर कर रहा हूँ और इस पे व्हाइट बोर्ड को यहाँ पे मैं ओट को लेके बात कर रहा हूँ। अलबुशरा ने कहा था कि ओट में स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और रिपोर्ट को लेके बता देंगे। जो स्ट्रॉफ है या क्या होता है कि स्टैंजा फॉर्म ऑफ ओड, स्टैंजा फॉर्म ऑफ ओड व्हेन सिंगर मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि ओड में एक वर्ड पूछा जाता है स्ट्रॉफ। तो ओड का वह स्टैंजा जब कोई सिंगर जो है राइट से लेफ्ट की ओर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको स्ट्रॉफ कहा जाता है। दूसरा है एंटी स्ट्रॉफ। एंटी स्ट्रॉफ क्या होता है? एंटी स्ट्रॉफ लेफ्ट से राइट होता है। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जब सिंगर जाएगा। तीसरा है इपोड। वह स्टैंजा जब सिंगर स्टेशनरी एक जगह रुक करके गाता है, STATIONARY, स्टेशनरी रुक करके गाता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा और आप उसको अगर सही से सुन लेंगे, सही से पढ़ लेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। कल भी हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, हम लोग बात करेंगे। अगर नहीं आपसे डायरेक्ट डिस्कस किए तो मैं आपको उसका वीडियो बाद में मैं भेज दूंगा। लेकिन कुछ चीजें जैसे वर्ड्सवर्थ पर, शेक्सपियर पर, इस सब पे पहले से यूट्यूब चैनल पे मैंने लेक्चर दिया है, वो अवेलेबल है। बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। ओट के बारे में बता दीजिएगा, मैंने बता दिया है। नाउ आई थिंक कि हम लोगों को अब इसे क्लोज करना चाहिए।
और तैयारी अच्छे ढंग से करिए, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में रहा है। लास्ट आवर्स में आपको जो ये बताया जा रहा है, ये समझिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप उसको अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। अच्छे ढंग से अगर आप कवर कर लिए तो आपका बहुत कुछ। आज मैं 3 वीडियो भेजूंगा। वर्ड्सवर्थ का आपका एक पोयम है जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, एक वो मैं वीडियो भेजूंगा। एक मैं W.B. येट्स का भेजूंगा, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में भेजूंगा, वो भी शायद मेरे पास है। एक मैं भेजूंगा आपको जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एक मैं भेजूंगा आपको विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव, जिसमें लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू मैन। अगर आप ये 4 वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि 5-5 क्वेश्चन हर वीडियो से मिलेगा। तो 5 चौक 20 उधर और 15 क्वेश्चन, 10 से 15 आज, 35 क्वेश्चन आप एक दिन में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह यू विल गेट। बस ये है कि जितना आपको इधर बताया जा रहा है उसको जो है बहुत अच्छे ढंग से आप कवर करें। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। Someone has raised the hand. Oh. Someone dropped the message. Okay, thank you sir. वीडियो नहीं आ रहा है। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह। थैंक यू महक सर। लिखे अल्लाह वीडियो नहीं हाफिज। आ रहा बेटा, अब तो क्लास खत्म हो गई, अब कैसा वीडियो की बात आप कर रही है। कुछ मैं आपको भेज दूंगा, आज मैं भेज दूंगा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। कहाँ से था ये? Okay, you can leave बेटा, एक्चुअली में कुछ टेक्निकल इशू है, यू कैन लीव। ओके सर। अल्लाह हाफिज। You all can leave. यास्मीन, इक्तिदार, you all can leave.